A very kind welcome to you. Thank you so much, ma'am, for introduction. Good evening, all of you. तो बेसिकली जो मेरा जो टॉक था कि किस तरह से मतलब ये अभी भी टॉक है कि किस तरह से हम जो सिविल सोसाइटीज़ होती हैं वो चाहे वो ट्रेडिशनल नॉलेज हो, ट्रेडिशनल चाहे हमारा जो फूड हो या फिर मेडिसिनल प्लांट हो या मेडिसिनल जितनी भी चीज़ें हैं, चाहे जो भी प्रोडक्ट मिलते हैं हमें, उन प्रोडक्ट का किस तरह से जो पिछले कई हजार सालों से इस्तेमाल होता आ रहा है और भविष्य के लिए भी वो बचा रहे, तो सस्टेनेबली कि उसको कैसे उपयोग करें, जो समुदाय या जो भी एजेंसी उसको बचा रही है, यूज़ कर रही है, कंजर्वेशन कर रही है, वो उसका किस तरह से उनका उसके संवर्धन प्रोटेक्शन में रोल क्या हो, तो उसी को लेकर एक प्रेजेंटेशन है। तो मैं बेसिकली फाउंडेशन फॉर इकोलॉजिकल सिक्योरिटी की एक NGO से हूँ जो कि 2001 में इस्टेब्लिश हुआ है एज एन NGO। उसके पहले 1986 से काम कर रहे थे नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के साथ एक प्रोजेक्ट के तौर पर। फिर उसमें देखा गया कि कई सारे जो काम हैं उस प्रोजेक्ट में हो नहीं पा रहे थे, तो फिर एक सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत एक NGO रजिस्टर्ड किया गया और उसमें उसके थ्रू अभी हम पूरे भारत में 14 राज्यों में काम कर रहे हैं। राजस्थान में लगभग 30 साल से भी ज़्यादा समय हो गया है। उदयपुर में भी यहाँ पर हमारी टीम है जो गोगुंदा, सायराज, हाडोल, आपका लसाड़िया 4-5 ब्लॉक में काम कर रहे हैं। तो बेसिकली काम क्या कर रहे हैं कि किस तरह से जो कम्युनिटी को किसी भी चाहे कोई सा भी एक्टिविटी हो, कंजर्वेशन का काम हो, प्रोटेक्शन का काम हो, कम्युनिटी को किस तरह से मोबिलाइज किया जाए, एरिया की समस्या को समझा जाए, कम्युनिटी को मोबिलाइज किया जाए और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उनके साथ किस तरह से मर्ज किया जाए उसको। क्योंकि जो NGO काम करेगा तो NGO का काम का जो इम्पैक्ट होगा एक ब्लॉक, एक डिस्ट्रिक्ट, उससे ज़्यादा थोड़ा मुश्किल होगा। एक स्टेट पे वो बहुत बड़ी बात होता है। तो गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग जो मशीनरी है, किस तरह से गवर्नमेंट का कैपेसिटी बिल्ड करें, हमारा कम्युनिटी का कैपेसिटी बिल्ड करो, सभी को एक साथ मर्ज करके किसी हेतु, किसी उद्देश्य हेतु काम करें। तो आज का जो लेक्चर जो है उसको NTFP पर केवल सेंट्रलाइज ना करके, चाहे वो कल्चरल सिस्टम क्यों ना हो, कल्चरल ट्रेडिशनल नॉलेज क्यों ना हो, उन सभी को ऐड करके करेंगे। नेक्स्ट, तो NTFP क्या है? तो कोई भी प्रोडक्ट, चाहे वो एनिमल डेराइव्ड हो, प्लांट डेराइव्ड हो, वो फॉरेस्ट से हो, नॉन फॉरेस्ट एरिया से हो, चाहे वो नॉन ट्री जो एरिया है उस एरिया से हो, चाहे वो एग्रीकल्चर से हो, ऐसे कोई भी प्रोडक्ट, ये वो जो UN का जो एजेंसी है फॉरेस्ट एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसी की डेफिनेशन है, तो बिल्कुल सही है। अब कई बार हम NTFP मेडिसिनल प्लांट में बहुत नैरो सब्जेक्ट कर देते हैं। ये एक फोटो है, इसमें यहाँ पर एक जो फर्स्ट वाला फोटो, इसमें एक दादा है, हमारा जो गोगुंदा का कांजी का घोड़ा एक गांव है, वहाँ का एक फोटो है। कोई आज तक किसी लिटरेचर, बहुत कम लिटरेचर में मिलेगा, इकाइनोप्स है, ऊंट कटाला बोलते हैं। इसको कभी आपने सुना है कि ये NTFP में आता है? जबकि सदियों से लोग इसके बीजों इसको हार्वेस्ट करते हैं, इसके बीजों को निकालते हैं, इसको जलाते हैं, इसके बीजों को निकालकर उसको जो पशुओं को चारा खिलाते हैं उसमें कूट कर वो चारे के साथ मिलाकर खिलाते हैं। किसको खिलाते हैं? जिस गाय ने या भैंस ने बच्चा दिया उसको। तो सोचिए उनमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो केवल नॉलेज नहीं, प्रैक्टिस भी, जो कल्चर भी, वो कई सारी चीज़ें हैं जो डेफिनेशन से बियॉन्ड है। तो उन सभी को प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है। हम कई बार मशरूम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में मशरूम आते ही हम हिमालय की तरफ चले जाएंगे, उड़ीसा की तरफ चले जाएंगे, मगर हम कभी डेजर्ट की तरफ नहीं जाएंगे। डेजर्ट में 200 रुपये से 400 रुपये किलो ये मशरूम मिलता है। वहीं डेजर्ट से होगा, वहाँ खुम्बी बोलते हैं, वो जो नहीं, हाँ, सबसे लास्ट वाला जो नीचे वाला कॉर्नर वाला फोटो,
डेजर्ट जैसलमेर का फोटो है ये, डॉक्टर साहब सतीश शर्मा सर और हम दोनों गए थे, सब देखा, फिर जंगल में भी जाकर देखा हूँ। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो हमें डेफिनेशन से बियॉन्ड है। नेक्स्ट, अब मुझसे पहले भी कई लोगों ने बोला कि जो ये एंटी-एफपी या जो भी मेडिसिनल प्लांट है, और एक्सप्लॉयटेशन का सबसे बड़ी समस्या है, जो जैन सर ने बताया था चिरौंजी, है ना, चिरौंजी, उसका सबसे बड़ा अभी वो थ्रेटेंड हो चुका है, बहुत एरिया से खत्म हो चुका है। मेरे गांव में खुद, मैं मध्य प्रदेश का रहना हूँ, वहाँ पर भी कई सारे चिरौंजी के पेड़ थे। तो कारण क्या था, मार्केट डिमांड हाई हो गई, मार्केट डिमांड हाई हुई, लोगों में कंपटीशन हुआ, लोगों में कंपटीशन हुआ, तो लोग एक एक तोड़ने की बजाय पकने का इंतजार करने की जगह क्या कर रहा है, डालियां काटना शुरू की। शुरुआत में डाली काट के ले जाकर मैं तोड़ लूंगा, फिर किसी ने और अकल लगाई, पूरा पेड़ काट कर ही लेकर चले गए। तो इस तरह से आज वो पेड़ धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। अभी रिसेंटली 2021-22 में असेसमेंट हुआ, ग्लोबल असेसमेंट जो हर बार जो होता है IUCN का, उसमें आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जो बेल है हमारा, बेल तो सभी जानते हैं ना, बेलपत्र, वो खतरे वाली जो सूची लिस्ट है, रेड डेटा बुक, उसमें उसका नाम चला गया है। क्योंकि लोग उसको, जिस तरह से अभी बूम आया है कोरोना के बाद, जो लोगों का मंदिर, भगवान और इन सब में आस्था जागी है, बहुत अच्छी बात है, मगर जो उसके पीछे जो प्लांट्स थे, उन प्लांट्स का जो और हार्वेस्टिंग और एक्सप्लॉयटेशन शुरू हुआ, उसमें बेल को इसलिए डालना पड़ा। बेल के नया रीजनरेशन बहुत कम हो गया, कई जगह पर बेल के फॉरेस्ट हैं, मगर रीजनरेशन बहुत पुअर हो चुका है उसका। आपका जो क्या बोलते हैं इसको, बॉम्बेक्सिबा सालर, इसको सेमल बोलते हैं। आप यहाँ पर हमारे इस एरिया में सालर को हर बार क्या करते हैं, इस सेमल का कोई बताएगा सेमल को क्या उपयोग करते हैं, रुई और होली। तो उसमें क्या करते हैं, पूरा पेड़ काट कर लाते हैं। तो अब आप सोचिए कि पहले गांव में एक होली हुआ करती थी, पूरे गांव में, काफी बड़े एरिया में एक होली हुआ करती थी। आज हर मोहल्ले में होली हो गई, जगह जगह कई सारी होलियां हो गई। अब हर जगह हमें सेमल का पेड़ चाहिए, तो ये सेमल का पेड़ आने वाले समय में खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसका रीजनरेशन बहुत पुअर है। कहीं पर भी बहुत, मैं पूरे उदयपुर के 100 किलोमीटर के एरिया में काफ़ी घुमा हूँ, तो पिछले 10 सालों से, पर इसका रीजनरेशन बहुत पुअर है। तो ये भी आने वाले समय में खत्म होगा। नेचुरल एरिया खत्म होते जा रहे हैं। जैसे जो जिस एरिया में जो स्पीशीज मिलती थी, जैसे हमारा जो क्या बोलते हैं ये सर, वो एक मंदिर है उस एरिया में, कुंडेश्वर महादेव मंदिर में आप कभी जाएंगे, वो जो एक एरिया है, बहुत बढ़िया नेचुरल एरिया। आप कभी जाएंगे गर्मी में तो आपको फील होगा आप वेस्टर्न घाट में घूम रहे हैं, साल भर वहाँ पर पानी बहता है, झरना। मगर जिस हिसाब से वहाँ पर जो लोग बनाते जा रहे हैं, फार्म हाउस बनाते जा रहे हैं, सड़कें बनती जा रही, तो वहाँ का जो नेचुरल जो सिस्टम है वो धीरे धीरे खत्म हो रहा। तो जो मेडिसिन, वो बहुत रेयर प्लांट, रेयर स्पीशीज मिलती है, वहाँ से मैंने 3 से 4 स्पीशीज स्टेट की नई निकाली, उस ज़्यादा से ज़्यादा ½ किलोमीटर एरिया से। तो वो भी धीरे धीरे खत्म होने की कगार पर है। नेक्स्ट, और हमारी जो जितनी भी जो पॉलिसीज है, जो फॉरेस्ट की जो पॉलिसी थी अभी तक 2004-05 के पहले तक, टिम्बर बेस्ड पॉलिसी थी कि किस तरह से फॉरेस्ट से टिम्बर को प्रोड्यूस किया जाए, टिम्बर को हार्वेस्ट किया जाए। पर धीरे धीरे जिस तरह से गवर्नमेंट जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर जो लोगों का जो सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, पॉलिसी बन रही है, तो उससे अभी थोड़ा सा बदलाव आया है। और एक और चीज़ है कि मुझसे पहले वाले कई सारे लोगों ने बोला कि कम्युनिटी के जो राइट हैं, सर ने शुरुआत में बोला कि जिनका जंगल था उन्हीं का अब जंगल नहीं रहा। तो जैसे हम जैसे जो NGOs हैं या फिर जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे चाहे CMF हो, तो जो कम्युनिटी के जो राइट है, जैसे चाहे कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट हो, इस तरह के उनको वन अधिकार दिलवाने का बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत पुअर गवर्नेंस है, क्योंकि मालिक वही थे पुराने जमाने से। मार्केट प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। मार्केट प्रेशर इस चीज़ को सबसे ज़्यादा ड्रिवन करता है। जैसे अभी हम जितना ज़्यादा महुआ का प्रेशर मार्केट से आता जा रहा है, जिस तरह से अभी जो महुआ की जो लिकर रोमेंटिसाइज हुई है, महुआ जो लिकर है अभी जैसे मध्य प्रदेश में, उसके लिए अलग से गवर्नमेंट ने स्टॉल बनाना शुरू किए हैं।
तो अब वो महुआ की लिकर बहुत कॉस्टली हो गई। अब वो महुआ की लिकर कॉस्टली हुई तो अब उस पर प्रेशर पड़ेगा कलेक्शन पर। कलेक्शन पर प्रेशर पड़ा तो धीरे धीरे फिर उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन होगा, उसके सीड पर इम्पैक्ट आएगा। तो इस तरह से मार्केट प्रेशर अपने आप में एक प्रॉब्लमेटिक है। नेक्स्ट प्लीज। अब एक चीज आता है कि सिविल सोसाइटी को हम कई बार बहुत लिमिटेड दायरा बना देते हैं। हमारा सिविल सोसाइटी मतलब एक एनजीओ तक लिमिटेड हो जाते हैं। सिविल सोसाइटी मीन्स ट्रस्ट भी हो सकता है, एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है, चाहे वो स्व सहायता समूह ही क्यों ना हो, चाहे पार्शियल लैंड डेवलपमेंट कमेटी क्यों ना हो, जेएफएम है, जो वन सुरक्षा समिति है, ये सारी सिविल, क्योंकि ये सब एक छोटे कुछ का ऑर्गेनाइजेशन, कुछ स्ट्रक्चर्ड होती है, कुछ सेमी स्ट्रक्चर्ड होती है, कुछ बड़े आकार में होती है, कुछ छोटे आकार में होती है। तो ये सारी जितनी भी जो सिविल सोसाइटी है ये अलग अलग तरह की सिविल सोसाइटी है। नेक्स्ट। अब सिविल सोसाइटी का क्यों रोल मैं बोलना चाहूँ कि क्यों इम्पैक्ट है। सबसे ज्यादा गांव में एक चीज का एक उदाहरण देता हूँ। गांव में जैसे जहाँ हम कहीं काम करते हैं तो जो गांव के जो पुराने लोग जो हमारे साथ 10 साल 15 साल से काम कर रहे हैं तो बुजुर्ग बोलते हैं कि चिंता मत करो, संस्था का पैसा, एफपीएस का पैसा देर से आएगा मगर आएगा जरूर। तो वो हमें एक बूस्ट देता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्रास रूट पर जो सिविल सोसाइटी की जो पकड़ होती है बहुत मजबूत होती है, गांव के लोग उन पर भरोसा करते हैं। सबसे बड़ा कारण एक जो सिविल सोसाइटी है वो जो मार्जिनल जो लोग हैं, मार्जिनल लोग हो सकते हैं, महिलाएं होती हैं, उनकी आवाज़ को उठा सकते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ले जाकर उनको प्रेजेंट कर सकते हैं। एक और बड़ा एक जो सिविल सोसाइटीज होती है उसका एक बड़ा स्ट्रेंथ होता है कैपेसिटी बिल्डिंग का काम। तो अलग अलग लेवल का, जैसे हम खुद करते हैं, गवर्नमेंट का कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट को कैपेसिटी बिल्डिंग का जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, कम्युनिटी का कैपेसिटी बिल्ड करते हैं, विद इन दी जो एनजीओ होते हैं उनका एक दूसरे का कैपेसिटी बिल्ड करते हैं। सेवा मंदिर से हम कुछ सीखते हैं, सेवा मंदिर हमें कुछ सिखाता है, ऐसे कई सारे एनजीओ आपस में सिखाते हैं। तो ये स्ट्रेंथ होती है सिविल सोसाइटीज की। नेक्स्ट प्लीज। तो इस तरह से जो सिविल सोसाइटी का जो रोल है, कम्युनिटी को मोबिलाइज करना, उनका कैपेसिटी बिल्ड करना, मार्जिनल वॉइस को रिप्रेजेंट करना, और जैसे कई जगह पर, जैसे उदयपुर में तो अभी बहुत अच्छा है कि यहाँ पर बहुत नंबर में जो CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट के पट्टे दिए गए हैं। अदर जगह पर बहुत मुश्किल से, तो गवर्नमेंट को या फिर जो भी जो रिस्पॉन्सिबल जो एजेंसी है उनको बात भी करना कि आपको ये संविधान में ये चीज लिखी है, इसके लिए आपको देना होगा ये चीजें, उस एक इस तरह का रोल प्ले करती है। नेक्स्ट प्लीज। अब की रोल, इसमें सबसे बड़ा जो सिविल सोसाइटी का रोल होता है कि किस तरह से कम्युनिटी को समझाया जाए कि सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग क्या होती है। आज आप जो सारा हार्वेस्ट कर लेंगे तो आपकी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो एक इस उनका कैपेसिटी बिल्डिंग का जो कलेक्टर है उनका अलग अलग लेवल पर उनका ग्रुप बनाना, चाहे वो FPO क्यों ना, जो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी हो, चाहे वो हो, चाहे वो बहुत छोटा सबसे जो SHG होता है वो क्यों ना हो, अलग अलग लेवल पर उनको ऑर्गेनाइज करना, उनको मार्केट से उनका लिंक करवाना। एक और चीज जो काफी हमारे देश में अभी कुछ 5 साल 10 सालों से अभी जो जेंडर की बात होने लगी है ना, और इम्प्लीमेंट होना धीरे धीरे शुरू हुआ है जेंडर की बात। जो मार्जिनल जो महिलाएं हैं, जो पिछड़े हैं, उनको किस तरह से इन चीजों में आगे लाया जाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं जो अगर तेंदू पत्ता तोड़ने जाएगा तो सबसे ज्यादा कौन जाएगा, पुरुष जाएगा कि महिला जाएगी? महुआ कलेक्ट करने कौन जाएगा? दीदी कौन जाएगा पीछे से, बताइए? महिला। तो अब जो सारा काम वो कर रही है तो उनके तक वो जो उनको उसका ऑनरशिप भी मिले, उनका जो फंड है वो भी मिले, पैसा भी मिले। नेक्स्ट। वही जो बात कर रहा था कि कम्युनिटी को उस एरिया का इस तरह का गवर्नेंस के राइट भी मिले, उनको मैनेजमेंट के राइट भी मिले, जो कि हमारा संविधान देता है, चाहे वो IFR के थ्रू हो या CFR के थ्रू हो या फिर हैबिटेट राइट है, कई तरह की प्रोविजन है। पैसा एक उसमें से एक है, तो कई सारी ऐसी चीजें हैं
जिनको जो जरूरी है इनके सस्टेनेबल हार्वेस्टिंग के लिए। पॉलिसी को किस तरह से सिविल सोसाइटी इन्फ्लुएंस कर सकती है। एक गांव का एक छोटा सा एसएचजी समूह पॉलिसी लेवल पर नहीं जा सकता, एक फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी या ये लोग पॉलिसी लेवल पर नहीं जा सकते, मगर एक एनजीओ भी नहीं जा सकता, है ना। बट ग्रुप ऑफ सिविल सोसाइटी जो अगर एक साथ वाइज जो अगर हमारी जो बात को रखती है तो मानना पड़ता है। उसका एक उदाहरण हमारा जो FR है, जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है, वो एक जीवंत उदाहरण है। चाहे सूचना का अधिकार हो, ये एक जीवंत उदाहरण है। ऐसे कई सारी चीजें जो कि सिविल सोसाइटी जो सोसाइटीज है उन्होंने इन चीजों को केवल बातों से संविधान से निकालकर इसको उसमें लेकर आए, नियम में कानून में लेकर आए। एक और ये सारी चीजें, मगर सिविल सोसाइटी का एक और बड़ा रोल होता है, नेक्स्ट प्लीज, मॉनिटरिंग का। कि जो अगर हम कहीं से भी कोई चीज हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हार्वेस्टिंग में वो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म हो कि अभी हमने इसका पोटेंशियल कितना है, इस एरिया का कोई भी प्रोड्यूस करने का पोटेंशियल कितना है, हमने हार्वेस्ट कितना और फ्यूचर के लिए कुछ बच रहा है या नहीं, वो मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो हम जैसे जो FES है, FES के साथ हम राजस्थान के कई सारे डिस्ट्रिक्ट में लगभग 15 जिलों में हम इस तरह का मॉनिटरिंग करते हैं, चाहे वो ग्रासलैंड हो या फॉरेस्ट हो। कि जो अगर वहाँ से कम्युनिटी को कुछ उनको राइट मिला है उस एरिया का, चाहे वो फॉर्डर का हो, चाहे NTFP का हो, चाहे फायरवुड का हो, बट उसके साथ उसकी मॉनिटरिंग भी जरूरी है कि क्या वो लोग ले तो रहे हैं, उनको राइट तो दिलवाया हमने, मगर वो ओवर एक्सप्लॉइट तो नहीं हो गया वो एरिया, हमने उसको हमेशा के लिए तो खत्म नहीं कर दिया। तो ये मॉनिटरिंग बहुत जरूरी है। तो हम एनुअली उसका जो सोशल इकोलॉजिकल हेल्थ मॉनिटरिंग करते हैं, अलग अलग पूरा साइंटिफिक मेथड से, ताकि जो एकेडमिक कम्युनिटी है, जो साइंटिफिक कम्युनिटी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी, जिस लैंग्वेज में वो समझते हैं उस लैंग्वेज मीन्स कि जिस मेथड से डेटा कलेक्ट करना चाहिए, उस प्रॉपर मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हुए ये मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें ग्रास, हर्ब, श्रब, ट्री, वेजिटेशन पूरा है, फोना के कई सारे जो है, बटरफ्लाई है, ड्रैगन फ्लाई है, बर्ड्स हैं, मैमल्स हैं, एम्फीबियंस है, रेप्टाइल्स है, कई लेवल के अलग अलग ग्रुप्स की मॉनिटरिंग करते हैं। सॉइल भी है उसमें। अब जो सिविल सोसाइटी के भी ऐसा नहीं है कि सिविल सोसाइटी के पास भी जादू की छड़ी है ना, उनके भी अपने बहुत सारे लिमिटेशंस है। सबसे बड़ा कि सिविल सोसाइटी ग्रास रूट पर तो बहुत स्ट्रांग होती है, मगर जैसे ही पॉलिसी लेवल पर या जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं वहाँ पर थोड़ा सा पोर हो जाते हैं, थोड़ा सा उनका लिमिटेशन आ जाती है। एक खुद एनजीओ के पास या एनजीओ या जो भी जो ट्रस्ट हैं या जो हमारे जितनी भी सिविल सोसाइटी जो है कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, एक फंड का सबसे बड़ा एक इशू होता है। उनके पास जो सस्टेनेबल जो एनुअल जो उनका फंड आना चाहिए वो फंड उनके पास नहीं होता। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन के पास सेल्फ कैपेसिटी, उनका खुद का गवर्नेंस का कैपेसिटी, उनका खुद का कैपेसिटी पुअर होता है। उनका जो डॉक्यूमेंटेशन है वो अपने आप में एक वीक पॉइंट होता है। नेक्स्ट प्लीज। फिर मार्केट, कई बार अब हमने जैसे हमने एक NTFP कलेक्ट करवाया, अब मार्केट में जो हमने वो एक टाइम पर कम्युनिटी को जो आपने कमिटमेंट कर दिया कि आपका एक सर्टन अमाउंट पर केजी हम लेंगे, अब मार्केट डाउन हो गया, आप कम्युनिटी को मना नहीं कर सकते कि आपको पहले तो हमने 10 रुपए बोला था, 5 रुपए में लेंगे। तो एक मार्केट का अपने आप में एक बैरियर है। एक है कि विद इन दी कम्युनिटी में केवल कोई ट्राइबल या किसी का नहीं बोल रहा, कम्युनिटी में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, अलग अलग छोटे छोटे सब ग्रुप होते हैं, उन सब ग्रुप को भी मैनेज करना एक अपने आप में एक चैलेंज होता है जो कि फील्ड पे आता ही आता है। मैं आपको एक बहुत छोटी सी, समय है मेरे पास 5 मिनट? हाँ, तो एक छोटा सा केस स्टडी बताता हूँ जो हमने पिछले 4-5 सालों से स्टार्ट किया यहीं डॉक्टर सतीश शर्मा सर के ऑब्जर्वेशन में, कि आपने कभी ये सोचा है कि ग्रास सीड भी कभी NTFP या कुछ फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो सकता है या ग्रासलैंड प्रोड्यूस हो सकता है? पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी कोई बहुत रेयर केस में कमर्शियल केवल ग्रास सीड कलेक्ट करता है। जो हमारा एक्चुअल जो ग्रासलैंड है ना, सहीमा डाइकेंथियम का जो ग्रासलैंड है हमारा, सहीमा नर्वोसम, डाइकेंथियम एनुलेटम, बाकी जो एसोसिएट हेट्रोपोवन कंट्रूटस, बाकी जो स्पीशीज है, सेरण, करड़, लाम, काली लाम, है ना, रोएडा, इनके सबके बीज कहीं भी नहीं मिलते मार्केट में मिलेगा तो आपको स्मॉल मिलेट के बीज मिल जाएंगे घास के नाम पर, या फिर आपको मिलेगा तो सैंक्रस,
धामन के नाम धामन के बीज मिल जाएंगे जो कि डेजर्ट की घास है, वो हमारे यहाँ थोक में आता है। हमने उस प्रॉब्लम को देखा कि कैसे उसको शॉर्ट आउट किया जाए, पोटेंशियल एरिया ढूंढा कि कहाँ से सबसे ज़्यादा सीड की सप्लाई हो सकती है, वो सप्लाई से एरिया आइडेंटिफाई किया। हमारे पास डिमांड साइड तो बहुत सारे आइडेंटिफाई, बहुत सारे डिग्रेडेड ग्रासलैंड है। ग्रासलैंड को रिस्टोर करना है तो पौधा नहीं लगाना है। जो सबसे बड़ा मिसकॉन्सेप्ट इंडिया में है, ग्रासलैंड चारागाह विकास, और सरकार उनको अवार्ड भी देती है, बहुत अच्छा चारागाह विकास किया है, 3x3 पे नीम के पेड़ खड़े कर दिए, बहुत अच्छा चारागाह विकास किया। चारागाह में से क्या मिलना चाहिए? चारा मिलना चाहिए, पेड़ मिलना चाहिए। उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, ग्रास सीड का पोटेंशियल साइट ढूंढा, कम्युनिटी को इकट्ठा किया, उनका कैपेसिटी बिल्ड किया। शुरुआत में कम लोग आए, लोगों ने उनको पागल भी बोला, विद इन कम्युनिटी उनको बोला चारे का बीज को इकट्ठा करना पागल है तुम लोग, कोई नहीं खरीदेगा। उनको भरोसा दिलाया, इतने सालों से ऑर्गेनाइजेशन जो अगर वहाँ है, थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस आया, इकट्ठा किया। शुरुआत में थोड़ा सा कम लोग जुड़े, फिर धीरे धीरे। तो आज स्थिति ये है कि हम बहुत गवर्नमेंट एजेंसी को सीड दे रहे हैं, कई सारे जो डिग्रेडेड ग्रासलैंड्स है उनको रिस्टोर करने के लिए वो जा रहा है, एनजीओ को दे रहे हैं, और दूसरी जो पंचायतें हैं उनको दे रहे हैं। अब इस इनिशिएटिव को हमने विद इन ऐसे नहीं किया केवल आइसोलेशन में किया, हमने कई सारी ऑर्गेनाइजेशन को इसमें जोड़ा, इसमें गवर्नमेंट को जोड़ा, हमने सबसे इंपॉर्टेंट हमने इसमें एकेडमिशियन को जोड़े, ताकि वो लोग भी, उनको भी समझ में आए और वो लोग भी इसको एक साथ मिलकर इसको वॉइस को रेस करें। तो जब इस चीज को हमने गवर्नमेंट को दिखाया, नेक्स्ट प्लीज, जब गवर्नमेंट के पास ये सारा केस उदयपुर का, आपका गोकुंदा झाड़ोद सायरा इसी एरिया का है, जब गवर्नमेंट को इसको दिखाया और उनको प्रूव किया इस चीज को, तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने, मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट भाषण में 150 सीड बैंक स्टैब्लिश करने का उन्होंने बजट भाषण में घोषणा की। अभी वर्तमान में 150 बीज बैंक स्टैब्लिश हो चुके हैं। एक साल का उनको गवर्नमेंट की तरफ से 1 करोड़ का अनुदान भी मिला है, सबके खाते में पैसा आया। अब ये शुरुआत एक छोटी सी चीज से की थी हमने, तो इसको स्टेट लेवल पर रिकॉग्नाइजेशन मिला। अब इस चीज को जब हमने प्लीज नेक्स्ट प्लीज, और सेम चीज को ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन भी मिला। जब यूएन का एक प्रोग्राम है डिग्रेडेड जो ग्रास जो इकोसिस्टम को रिस्टोरेशन की जो बेस्ट प्रैक्टिस है, उसको हर साल 9 वर्ल्ड वाइड 9 जो केस स्टडी चुनते हैं, वो 9 को पब्लिश करते हैं। तो यूएन में हमने सबमिट किया, 57 कंट्री से ये आया था, जिसमें से 3 जो केस स्टडी था इंडिया से सिलेक्ट हुआ, जिसमें से एक गोकुंदा सायरा वाला ग्रास सीड वाला भी एक केस स्टडी है। तो इस चीज को, अब जो ग्रास लैंड वाला कॉन्सेप्ट है, होपफुली गवर्नमेंट को भी सबको समझ में आए कि ग्रास लैंड रिस्टोर करना है तो केवल पौधा लगाना नहीं है, ग्रास सीड चाहिए, और ग्रास सीड चाहिए तो उसके लिए आपको आपके ग्रास लैंड चाहिए। वो ग्रास लैंड जो अगर हेल्दी है तो केवल आइसोलेशन में केवल मेडिसिनल प्लांट नहीं मिलेगा, ग्रास लैंड में जो ग्रासेस है तो 10 उसके साथ सर्विसेज जो पॉलिनेशन की, वो सारा आपके बाकी अदर जो सराउंडिंग एरिया इकोसिस्टम है उनको इम्पैक्ट करेगा। तो ये एक कहानी थी। रिकमेंडेशन है स्ट्रेंथिंग कम्युनिटी राइट्स, इन्वेस्ट कैपेसिटी बिल्डिंग करना बहुत जरूरी है, एनटीएफपी का जो भी इनका पॉलिसी फॉर्म में लाना बहुत जरूरी है। मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म बहुत सक्सेसफुल हमारा जो प्रयोग रहा है पिछले 10 साल से, तो बहुत अच्छा सफल प्रयोग रहा है कि मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म किस तरह से हम एकेडमिक्स के साथ जुड़े, जो सिविल सोसाइटी किस तरह से एकेडमिक्स को साथ मिले, किस तरह से, ऐसा नहीं कि हम गवर्नमेंट से अलग होकर काम कर सकते हैं, इतना बड़ा मशीनरी गवर्नमेंट का कैपेसिटी बिल्ड होगा, सोचिए कितना बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म बहुत जरूरी है। एक्टिविस्ट जो भी सोशल इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम करते हैं उन लोगों को साथ में लाना जरूरी है, कम्युनिटी को साथ में लाना जरूरी है, पॉलिटिशियन को भी साथ में लाना जरूरी है, उनका कैपेसिटी बिल्ड होगा। अभी हम कई सारे पॉलिटिशियन का कैपेसिटी बिल्ड किए, उनको समझ में आया कि गाय, उनको समझने का तरीका अलग है कि जो अगर गाय को जो अगर जिंदा रखना आगे समय, लंबे समय के लिए, तो ग्रासलैंड चाहिए, चारा चाहिए ना, है ना, चारा चाहिए, चारे के लिए ग्रासलैंड चाहिए। तो उनको समझ में आया, तो वो आज हमारे इस इनिशिएटिव में साथ दे रहे, भागीदार हो रहे हैं। तो इंटीग्रेटेड एक मल्टी एक्टर प्लेटफॉर्म की जरूरत है। नेक्स्ट, तो कंक्लूजन कोई ये छोटी बहुत बड़ी बात है, इसका कोई छोटी सी 2 लाइन में कोई कंक्लूजन कभी नहीं हो सकता, हमेशा इसके लिए स्पेस रहेगा। जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, एक और चीज जो मेरा एक मानना है कि कोई भी ट्रेडिशनल नॉलेज वो ट्रेडिशनली होता है, मगर उसमें हर बार एक नई जनरेशन से अपना नॉलेज, अपना ज्ञान ऐड होता है, तो वो
पूरा प्योर आपको सोच रहे हैं कि आपकी 100 पीढ़ियों से जो नॉलेज मिल रहा है ट्रेडिशनल वो पास नहीं हो रहा, हर बार कुछ ज्ञान लॉस होता है तो कुछ एड ऑन भी होता है। तो वो जो भी ज्ञान है हमारा, उस ज्ञान की रिस्पेक्ट करें, जो गांव में जो लोग हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, उसको बताए रखना बहुत जरूरी है। थैंक यू। Thank you, sir, for your thoughtful perspectives and sustainable and collaborative conservation approaches. We open the floor for a quick question round. If anybody has any query or any question, you can ask. Thank you. I now invite Dr. Anita Jain to facilitate our guest with a memento as a token for appreciation. Thank you so much. वाइल्ड से क्लासेस को कलेक्ट किया जा रहा है और क्लासेस को कलेक्ट करके वहाँ पे भी ट्रांसलेट किया जा रहा है। तो मतलब FES का काम ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, इवन दो फिनलैंड के अंदर भी सिमिलर काइंड ऑफ स्टडीज़ हुई है, वहाँ पे भी वाइल्ड से ग्रासेस कलेक्ट की जा रही है और वाइल्ड से ग्रासेस कलेक्ट करके ग्रासलैंड डेवलप किया जा रहा है। बिकॉज हर जगह आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चारागाह को कैसे चारा देंगे, आप अपने गाय भैंसों को, आप मवेशी को कैसे आप सस्टेन करेंगे, तो उसके लिए अपने लिए ग्रासलैंड बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए जो FES ने काम किया, दैट इज़ रिमार्केबल। थैंक यू वेरी मच।